हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग का जो फिजिक्स का सेगमेंट चल रहा है, उस फिजिक्स के सेगमेंट में जो टॉपिक हम लोग का आया है वो है कौन सा? एटम एंड न्यूक्लियाई। कौन सा टॉपिक है? एटम एंड न्यूक्लियाई। और चूंकि आप लोग लगातार लेक्चर्स देख रहे होंगे, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो एटम है ना, जो एटम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमने प्रीवियस के 2.5 लेक्चर में ख़त्म कर ली, है ना। तो जो आज हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, बेसिकली वो क्या है? न्यूक्लियाई। और आप यकीन मानो कि मॉडर्न फिजिक्स का सबसे हल्का टॉपिक जो है वो कौन सा है? न्यूक्लियाई। जो आपने अभी एटम देख लिया, जिस एटम में बहुत सारी चीज़ें कंसीडर हुई, है ना, जैसे अलग अलग मॉडल्स आए, उन मॉडल्स को डिस्कस किया। भाई कहीं कुछ कमियां थी, उनमें कुछ दोष थे, उनको सही करने का काम उनकी फर्दर आने वाली साइंटिस्ट ने किया। अब उनके भी कुछ पोस्टुलेट आए, और उनको ड्रॉ करने के बाद या उनको सीखने के बाद हमने पूरा एटम सीखा था, है ना। लास्ट क्लास में एटम से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो सब हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से सीख ली थी। आपका काम केवल इतना रहता है कि आप लेक्चर्स को सुन लें। लेक्चर्स में ही थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पोर्शन, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं। मैं ग्रुप पे आपको उनकी लिंक भी सेंड कर देता हूँ। यहाँ सुने, घर पर उन क्वेश्चंस को लगाएं, और एक भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फंसना नहीं चाहिए, बस, है ना। यही तो चीज होती है। तो देखो, एटम में जो डिस्कस कर लिया था, आप मानो कि उसी का यहाँ पर केवल कितना परसेंट है, तो आप कहोगे भैया 20% है ना। क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है न्यूक्लियर, यानी हम न्यूक्लियर को जाने। अभी तक जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कौन बंदे आए थे? रदरफोर्ड। कौन आए थे? रदरफोर्ड आए थे ना। तो इन रदरफोर्ड ने सबसे पहले जो ज्ञात किया था, वो ज्ञात क्या किया था कि भाई जो मैक्सिमम या पूरा का पूरा जो धनावेश है, या पूरा का पूरा जो मास है, वो एक बहुत छोटे आकार में केंद्रित होता है, और उसका जो साइज है वो 10⁻⁻ के कितना होता है? 15 होता। इसी को हम न्यूक्लियस बोलते थे। तो इन्हीं के एक पोस्टुलेट में हम न्यूक्लियस में, ध्यान देना, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है? न्यूक्लियस। तो इन्हीं के टॉपिक में एक चीज ये आई थी कि भाई ये अगर मान लो यहाँ पर गोल्ड की फॉइल थी, तो अगर हम बहुत तेज काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पर अगर अल्फा कण को बौछार गिरा रहे थे या बम्बार्डिंग कर रहे थे, तो कुछ सीधे निकल जा रहे थे, है ना, कुछ किसी एंगल पर गुजर रहे थे, कुछ जस्ट पीछे की ओर निकल रहे थे, मतलब जहां से आ रहे थे उसी दिशा में वापस, और कुछ इस एंगल पर जा रहे थे ना। तो यहां पर इन्होंने ये बताया कि ये जो नंबर ऑफ कण है ना, अल्फा कण, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं 1/sin θ/2 की पावर 4। ठीक है। तो देखो, उसने आपसे कहीं पर यह पूछा है कि न्यूनतम कब निकलेंगे, किस कंडीशन में न्यूनतम निकलेंगे अल्फा कण। तो आप कहोगे सर न्यूनतम के लिए ये डिनोमिनेटर वाली चीज मैक्सिमम होनी चाहिए। अच्छा, अगर ये मैक्सिमम होनी चाहिए तो आप मुझे बताओ साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब साइन की वैल्यू 90 होती है, क्योंकि 90 पर ही साइन की वैल्यू 1 होती। तो अगर मैं यहाँ पर थीटा को कितना रख दूं? 180। तो यदि मैं थीटा 180 रखता हूं, तो बताओ यहाँ पर 1, और ये हुआ साइन, ये हुआ 4, और 180 अपॉन में 2, ये 90 आया ना, और 90 तो 1 होता। इतनी बात समझ में आई? मतलब जो एन है, जो कह लो मिनिमम है, वो कितना होगा? तो आप कहोगे 1। कितना होगा? आप कहोगे 1। ठीक। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि 45 डिग्री पर जो निकलने वाले, या जो कह लो विचलित होने वाले अल्फा कण हैं, वो किस टाइप से हैं?
या उनका नंबर क्या है, तो आप कहोगे भाई n जो है इसी में पुट कर लो ये और साइन। ठीक, अब यहाँ थीटा की वैल्यू 45 रख दोगे तो देखो 22.5 के समथिंग आ जाएगा, है ना। अगर वो कह दे 90 पर तो यहाँ 90 रख देना, 90/2 करना 45 आएगा, और साइन 45 और उसकी पावर कितनी ले लेना 4, 1/√2 की पावर 4, इतना आएगा तो क्या आएगा 1/4। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, तो ये तो इनके पोस्टुलेट थे रदरफोर्ड के, हमने एटम्स में सारे देखे हैं कि इन्होंने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, घूमता है। अब जब घूमता है तो भाई अंततः इसकी एनर्जी रिड्यूस होनी चाहिए और ये नाभिक में गिरना चाहिए। साथ में स्पेक्ट्रम जो थे उनकी व्याख्या भी ये नहीं कर पाए। स्पेक्ट्रम में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये जो स्पेक्ट्रम है वो क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस, यानी कि सतत। लेकिन क्या सतत मिलता था, मिलता तो लीनियर था। इन्हीं के पोस्टुलेट को दूर किया, किसने, इन्हीं के सीनियर, मतलब इनके तो जूनियर ही होंगे, ये सीनियर होंगे, तो क्या नाम था उनका, बोर, है ना। वो सारे हमने डिस्कस किए। ठीक, हमको जो यहाँ टॉपिक अपना देखना है वो क्या देखना है, ये देखना है कि न्यूक्लियस क्या है। तो आप कहोगे एक्सपेरिमेंटली सेटअप करने के बाद ये बताया गया कि संपूर्ण धनावेश और संपूर्ण द्रव्यमान एक बहुत छोटे सी जगह पर केंद्रित होता है, उसी को हम नाभिक या न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, नाभिक जो है वो सिंगुलर है और न्यूक्लियाई जो है वो क्या है, प्लूरल। ठीक है, इतना है। तो देखो, अब न्यूक्लियस की अगर बात करो तो न्यूक्लियस की सबसे पहले बात होगी किसकी, साइज की, है ना, कि न्यूक्लियस का साइज क्या है। उसके बाद आप बात करोगे भाई कि इसका जो घनत्व है ना, जो डेंसिटी है वो कितनी है। ठीक, ठीक, साइज की बात करने के बाद, डेंसिटी की बात करने के बाद, अगर देखो सब ने माना कि जो न्यूक्लियस है वो गोलाकार है, और देखो गोलाकार है इसका मतलब वॉल्यूम वाली चीज होगी, होगी। तो अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पूछे या रेडियस के रिस्पेक्ट में पूछे तो मुझे आकर उस पर्सपेक्टिव में लेना है। उसके बाद सर घनत्व तो है वो पूछे, फिर सर छोटी सी पार्टिकल, जैसे मैं आपसे कह दूं इलेक्ट्रॉन, मैं आपसे कह दूं प्रोटॉन, और मैं आपसे कह दूं न्यूट्रॉन। ठीक, या नाम सुना होगा आपने, अल्फा कण है, मेसॉन है ना, ये सब चीजें हैं। तो देखो इनको अगर तुम देखो तो अभी इलेक्ट्रोस्टैट में हम देखते थे कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg मास होता था, किसका, इलेक्ट्रॉन का होता था। और प्रोटॉन की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता था ना। तो देखो ये तो आ रहा है किलोग्राम में, लेकिन एक और सिस्टम रहता है जिसमें हम मास को अगर मीजर करते हैं तो वो बहुत मिनिएचर या टाइनी पार्टिकल के लिए यूज करते हैं, और उसको डिफाइन करते हैं किस में, तो AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये भी आपको बताना है कि एटॉमिक मास यूनिट मतलब 1 AMU क्या होता है, या AMU के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या छोटे छोटे जो कण हैं उनका वेट या जो मास है वो क्या होता है। ठीक है, फिर एक और संबंध है जिसको बोलते हैं आइंस्टीन का रिलेशन, और आइंस्टीन ने ये बताया था, क्या बताया था, कि मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। और ये जो मास था यहाँ पर ये डेल्टा एम मास डिफेक्ट के रूप में था। ठीक है, फिर सर 1 AMU जो कि मास है तो उसमें भाई कितने ग्राम होंगे, और 1 AMU में ही कितने किलोग्राम होंगे। फिर मास को एनर्जी में चेंज किया जा रहा, तो अगर मैं 1 AMU ले लूं
तो उससे कितनी एनर्जी हमको मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हमको डिस्कस करनी है। कौन सी? पहला साइज, दूसरा डेंसिटी, तीसरा एएमयू, फोर्थ एएमयू का ग्राम में कन्वर्जन, फिफ्थ एएमयू का किलोग्राम में कन्वर्जन। एग्री? ठीक है, तो देखो एक्सपेरिमेंटली प्रयोगों के आधार पर ये देखा गया, क्या देखा गया? ये देखा गया कि जो सबसे पहले तो आप यही समझ लो कि जो एटम है ना, एटम और जो न्यूक्लियस है, ठीक, तो देखो एक्सपेरिमेंटली जो न्यूक्लियस है वो छोटा है और एटम क्या है? बड़ा। तो मैं जब एटम पढ़ा रहा था आपको, तब मैंने बताया था ये कुछ किसके टाइप का रहता है? एंगस्ट्रॉम टाइप में, क्योंकि ये 10⁻⁻10 मीटर विच इज इक्वल टू एंगस्ट्रॉन्ग है, तो ये एंगस्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन अगर बात करो न्यूक्लियस की तो ये 10⁻⁻15, मतलब इसको क्या बोलोगे? फर्मी। ठीक, तो अगर मैं आपसे कह दूं कि वॉल्यूम, क्या निकालो आप? वॉल्यूम किसका? तो सबसे पहले एटम का, और फिर वॉल्यूम आप किसका निकालो? तो वॉल्यूम आप निकालो किसका? न्यूक्लियस का। आप कहोगे सर गोलाकार आपने माना है, यदि गोलाकार माना तो मैं यहां पर 4/3 पाई मान लो आर क्यू ले लूं, और यहां पर 4/3 पाई आर नॉट क्यू ले लूं। देखो 4/3 से 4/3 तो एग्री। अच्छा, आर ये किस कैटेगरी का है? 10⁻⁻10। उसकी पावर 3 करूंगा तो 10⁻, क्या -13 नहीं आएगा? और अगर मैं न्यूक्लियस लूंगा, न्यूक्लियस छोटा है, न्यूक्लियस के बाहर ही पूरी की पूरी कक्षाओं को इंक्लूड करके ही तो एटम है। तो बताओ 15 की पावर 3 करूंगा तो 45 आएगा, और ये 45 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? 10⁻15। मतलब अगर रेडियस के रेशियो की बात करें एटम के और न्यूक्लियाई के, तो वो कितना आएगा? ठीक है ना, 10⁻15, 10⁻15। इतनी बात समझ में आई? अच्छा सॉरी, वॉल्यूम। ठीक है ना, चलो अब देखो एक्सपेरिमेंटली, एक मिनट रुकना, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया? तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, एक मिनट रुकना। हम्म हम्म एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम? किसके वॉल्यूम की बात कर रहे हो? यहां पर हम न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो वो मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कोई भी आप एलिमेंट देख लो, जैसे मैंने ये एलिमेंट लिया एक्स, तो यहां आपको पता है ये होता है एटॉमिक नंबर, और यहां इसको हम लेते हैं क्या? मास नंबर। क्या लेते हैं? मास नंबर। देखो नंबर से ही समझ में आ रहा ना? एक मिनट, हाँ, तो एक्सपेरिमेंटली ये जो वॉल्यूम है किसका? न्यूक्लियस का। ये क्या है? मास नंबर है ये। एटॉमिक वेट और मास नंबर दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये नंबर शो ही ये करता है कि यहां पर जो न्यूट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, इन्हीं दोनों को मिल के हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। उनकी संख्या कितनी है? समझ में आई? ये मास नंबर है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि ये जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, जिसको मैं यदि वी लिखूं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास नंबर ए के। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताओ, v को यदि मैं लिखूं तो 4/3 पाई आर क्यू लिख दूं। एग्री? बताओ, इस प्रोपोर्शनलिटी को मैं हटाता हूं तो एक कांस्टेंट लगा दूं आर नॉट, और यहां क्या ले लूं? ए। ठीक, देखो ये तो न्यूमेरिकल डाटा है, तो अगर मैं केवल इससे मतलब रखूं
तो आर की जो वैल्यू है, या अभी मत हटाओ इसको, अभी ऐसे ही लिख दो, ठीक है। अब मुझे बताओ आर क्यू जो है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर क्यूब रूट ले लूं। इतनी बात समझ में आई। अब मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊं तो बताओ आर बराबर यहां पर आ जाएगा आर नॉट ए की पावर 1/3। मतलब कोई भी अगर रेडियस की बात करोगे, देखो एटॉमिक नंबर चेंज, सॉरी मास नंबर चेंज, तो देखो रेडियस चेंज, क्योंकि ये जो चीज है ये तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए लगाई गई है। अब मैं आपसे कह दूं गोल्ड ले लो, या मैं आपसे कह लूं सिल्वर ले लो, तो देखो कोई भी एलिमेंट अगर आप लोगे तो उसका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होगा। अगर मास नंबर डिफरेंट है तो रेडियस भी डिफरेंट होगी। यहां से एक चीज ये निकली कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ए की पावर 1/3। ठीक है, तो कंपैरिजन हम जब करेंगे तो हम इसी का सहारा लेंगे। ठीक है, चलो अच्छा, वॉल्यूम तो चलो ये निकल गया, मतलब रेडियस हमने निकाल ली, किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए। अच्छा, जब ये निकाल ली तो मैंने आपसे कहा आप एक काम कर लो, घनत्व या कह लो न्यूक्लियस के लिए डेंसिटी भी निकाल दो, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा न्यूट्रॉन तारा, या आपने पढ़ा होगा ब्लैक होल, तो बहुत प्रचंड घनत्व होता है किसका, ब्लैक होल का। तो वही आप समझ लो कि न्यूक्लियस जो है उसका घनत्व क्या निकलेगा। ठीक, तो देखो यहां से मान लो ये ले लो ये Z और ये ले लो, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं मास और क्या बोल रहा हूं, नंबर। ठीक है, अच्छा, आप मुझे ये बताओ इसमें जो न्यूक्लियन है, इसमें जो न्यूक्लियन है वो क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और अगर कंपैरिजन करो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो मास है वो लगभग लगभग समान आता। तो अगर मैं यहां आपसे कहूं कि एटॉमिक वेट आप बताओ, तो एटॉमिक वेट में जो मान लो Np हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मान लो प्रोटॉन कितने हो p, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और मास कितना हो एक का n, तो टोटल ये होता है एटॉमिक वेट, जिसको बोलते हैं हम W। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटॉन है या जो न्यूट्रॉन है उनके जो मास हैं वो लगभग लगभग सेम होते हैं, तो यहाँ पे हम जनरल दोनों को इक्वल करके लेते हैं। ठीक, अच्छा, अब मुझे बताना है घनत्व। घनत्व बराबर, अच्छा आप बताओ, तो होता क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन, कितना होता। अच्छा, ये द्रव्यमान में न्यूक्लियस का ही तो ले रहा हूं, और न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर मैं टोटल ले लूं, टोटल, तो यहां मैं ले लूं क्या, ए, जो कि है मास नंबर, और कितने हैं टोटल, तो पर का मैं कितना ले लूं, एम, मास पर का कितना ले लूं, एम, और वॉल्यूम, वॉल्यूम आप जानते हैं वी, वी, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ए के। तो बताओ मैं सीधा लिख दूं यहां पर, क्या लिख दूं, 4/3 आर क्यू, है ना, यही तो था ना, आर क्यू। और आर की वैल्यू मैं यहां पे फिर कितनी रख दूं, आर बराबर, आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3। ठीक है, सही है ना, और इसका क्यू कर दूं, तो बताओ ये आया ए, ये आया एम, ये 3 ऊपर ले जाऊं, ये 4 और ये पाई, ये आर नॉट का क्यू हुआ, और ये कितना आया, ए। ठीक, अच्छा आप सब बताओ, मास ए, ए, ये सारा का सारा जो यहां पर दिया हुआ है, मतलब 3 AM 4 पाई आर नॉट क्यू और ए, ये सारी की सारी चीज क्या है, कांस्टेंट। और अगर ये चीज कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट है, तो आप बताओ घनत्व, घनत्व हर एक एलिमेंट के लिए क्या होगा, सेम। मतलब घनत्व किसी पर भी चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये ए से ये आपने काट दिया ना, और आप हर एक चीज में न्यूट्रॉन लेंगे और प्रोटॉन लेंगे, और लगभग उनके मास को क्या लोगे, सेम। तो ये पूरी चीज जो है वो क्या है, कांस्टेंट,
पूरी चीज क्या है, कांस्टेंट। ठीक, तो पहली चीज क्या आई, घनत्व जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक, अच्छा अगर अब इसको निकालूं, यहां पर वैल्यू पुट करके यदि मैं निकालूं तो जो वैल्यू आती है वो इतनी ज्यादा आती है, वो कितनी आती है, 10⁻17 के लगभग। और सोचो इतनी छोटी सी जगह में इतना जबरदस्त डेंसिटी यदि है, तो मुझे आप बताओ क्या वो सुपर डेंसिटी वाली चीज नहीं हुई, हुई ना। तो इसी वजह से ये जो चीज है, ये जो चीज है घनत्व, वो क्या होता है, ज्यादा। ठीक, अच्छा पहली चीज रेडियस आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3। सेकंड जो चीज थी वो क्या थी, क्या थी, डेंसिटी। और डेंसिटी कितनी आई है, 10⁻7 की, 17 की कैटेगरी की। ठीक है, अच्छा अब थर्ड जो टॉपिक है वो क्या है, AMU। ठीक, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, आप समझ रहे होगे। छोटे जब हम क्या लेते हैं, पार्टिकल, जैसे अल्फा, जैसे बीटा, है ना, तो उनकी जब हम मास को मीजर करते हैं तो उसको मीजर करने में हम यूज करते हैं एक ऐसी प्रणाली जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान संख्या, क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान, और क्या बोलते हैं, संख्या। ठीक, तो ध्यान देना आप, देखो 6C12, ठीक है, कि एक परमाणु, ठीक है, कि द्रव्यमान, मतलब 6C12 हो, उसका जो परमाणु है, एक परमाणु, उसके मास का 1/12, वो क्या कहलाता है, एक एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, अच्छा अब मुझे आप इतना बताओ कि अगर मैं यहां केवल 6C12 लिख दूं तो आप कहोगे सर ये 1 ग्राम परमाणु भार वाली चीज है ना। अच्छा, अब इसमें आप मुझे ये बता दो, इस 6C12 में, है ना, जो परमाणु होते हैं वो कितने होते हैं, n। और n को आप क्या लेते हो, आवोगाद्रो संख्या। अच्छा, आवोगाद्रो संख्या में जो संख्या एक्चुअली होती है वो कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23, इतनी होती है। और मूल कॉन्सेप्ट में आपको ये पढ़ाया गया है कि ये जो n है ये कुछ इससे रिलेट करती है, और यहाँ हम सारी चीजें ग्राम में लेते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, कह रहा है 12 ग्राम। ठीक है, वो किससे रिलेट कर रहा है, एन से कर रहा है ना, किससे रिलेट कर रहा है, एन से। या उल्टा अगर आप कहो तो एन जो है ना परमाणु, वो किससे रिलेट कर रहे हैं, 12 ग्राम से। तो बताओ एक किससे रिलेट करेगा, एक किससे रिलेट करेगा, तो एक करेगा 12/n ग्राम से, करेगा ना। अच्छा, तो एक परमाणु है, उसी का तो हम देखो ये वेट लिख रहे हैं, लिख रहे हैं ना। अच्छा, उसका जो ये वेट लिख रहे हो, उसी का कितना लेते हो आप, 1/12। कितना लेते हो, 1/12। तो मैं अगर कुछ ऐसे लिखूं, देखो ये कितना आया, 12/n, 12/n। ठीक, उसका कितना ले लें, 1/12। ठीक है, यही क्या कहलाएगा, एक एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा देखो, इससे तो ये कट गया, तो बताओ ये कितना आया, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो 10⁻−24 ये आया। ठीक है, 23। ठीक, अब देखो यहां पर अगर मैं फुल जब सॉल्व करूंगा, फुल सॉल्व करूंगा, तो ये आएगा 1.66 इंटू 10⁻24। ठीक है, और ये किस में आएगा,
सारी चीज़ें यहाँ किस में चल रही हैं? ग्राम में। तो ये किस में आएगा? ग्राम में। ठीक है, एक एटॉमिक मास यूनिट में इतने ग्राम होते हैं। ठीक, अच्छा सर किलोग्राम में चाहना है तो 1.66 10 टू पावर -24 और भाग किससे दे दो? 10 टू पावर 3 से। तो बताओ 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 और ये किस में आ गया? किलोग्राम में आया। मतलब यहाँ पर एक एटॉमिक मास यूनिट जस्ट इक्विवेलेंट टू होता है 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो अब यदि मैं एक एएमयू ले लूं, क्या ले लूं? एक एएमयू मास ले लूं और आइंस्टीन का रूल लगाऊं, है ना, कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में बदला जाता है ना। तो अगर मैं उस रूल को यूज़ करूं तो आप मुझे बताओ, अगर एक एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, मैं मटेरियल लूं और उसको मैं जलाऊं तो रेडिएशन के रूप में मुझे एनर्जी मिलेगी। वो कितनी मिलेगी? ठीक है, उसको सबसे पहले किस में बताना है? जूल में। उसको उसके बाद किस में बताना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर उसको बताना है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, चलो ठीक है, देखो इनको देख लेना ध्यान से। देखो, क्योंकि देखो ये पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया 6C14, तो इस 14 को आप किससे रिलेट करोगे? एन से। समझ में आया? और एन क्या है? आवोगाद्रो नंबर, जिसको बोलते हैं 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोल दूं H2O, आप जानते हो ऑक्सीजन है 16 और हाइड्रोजन है 1, तो टोटल कितना हो जाएगा? 18। अगर वो बोल दे 200 ग्राम जल हो, हम्म, तो रिलेट कराओगे आप कि 18 में कितने हैं? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, तो एक में कितना होगा और फिर 20 में कितना होगा। ठीक है, चलो एनर्जी का और देख लें, फिर हम लेते हैं इस टाइप से चीजें। ठीक, देखो देखो मैंने आपसे कहा ई बराबर, क्या कहा? डेल्टा एम होता है और सी स्क्वायर होता है। ठीक, और हमको अल्टीमेटली 1 AMU इसको किसके बराबर निकालना है? 931 MeV, इतना निकालना है। ठीक, कैसे निकालते हैं? आओ इधर, मास। देखो पहले एनर्जी में जूल में निकालूं, और जूल अगर बात करो वो एनर्जी का मात्रक है और वो किस में है? MKS में। तो पहले मैं यहाँ 1.66 10 टू पावर -27 रख दूं। ठीक, और C को 3 इंटू 10 टू पावर 8 इसका स्क्वायर कर दूं। ठीक, तो बताओ 1.66 तो ठीक है, ये 9 भी ठीक है, और ये 8 दूनी 16 और ऐसे। ठीक, अच्छा अब देखो गुणा कर लो, 9 छक्के 54 5, 9 छक्के 54 और 5 59, फिर 5, 9 × 9 और 5 14, कितना आया? अब 10 टू पावर 7 में से 6 गया, कितना आया? 1। कितना आया? 1। और 2 में से 1 गया तो कितना आया? 1। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब मुझे ये चीज मिली है किस में? जूल में। किस में? जूल में। तो आप क्या इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। आप एक काम करो, और 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 से भाग दे दो, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। आया? अच्छा, अब लगभग ऐसे ले लो, इससे इसको हटा दो। ठीक, तो देखो ये 19 ऊपर जाएगा, 19 ऊपर गया, 11 को उसने हटा दिया, तो बताओ कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 8। और अगर इसको आप देखो, ध्यान से देखना, इसको यदि आप देखो या भाग करो तो
ऐसे कुछ आएगा, आएगा, दे के देख लेना, ठीक है। देखो 160 का 1494 में जब तुम भाग दोगे तो वो 9 टाइम ही तो जाएगा, ठीक। तो ये डाटा आएगा, और ये किस में आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब एक शिफ्ट करो और दो शिफ्ट करो इसको, दशमलव को, तो बताओ कितना हो जाएगा, 931 और 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी 10⁻6 को आप हटा दो तो क्या निकल आएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये कितने बराबर हो जाएगा, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो चार छोटी छोटी चीजें, और वो छोटी छोटी चीजों में R बराबर R0 A की पावर 1/3, जहां A है मास नंबर। दूसरा, सर जो घनत्व है वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब सभी के सभी एलिमेंट में यदि आप न्यूक्लियस को कंसीडर करो तो उस न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो हर जगह क्या होती है, समान, ठीक है। अच्छा, थर्ड वाली चीज मैंने आपको बता दी कि एक AMU क्या होता है। आपने कह दिया 6C12 का एक परमाणु ले लो और उसके वेट का 1/12 ले लो, इसी मास को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और वो कितना आता है, तो ग्राम में आता है 1.66 10⁻⁻24, क्या है, ग्राम। ध्यान देना, कभी कभी ऑप्शन ग्राम में भी रहते हैं, ठीक। दूसरा, किलोग्राम में 1.66 10⁻⁻27 क्या आता है, किलोग्राम, ठीक है। तो चाहे ग्राम और चाहे किलोग्राम, दोनों में हम निकाल लेंगे आंसर। अच्छा, फिर एक एटॉमिक मास यूनिट की तुल्य जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, ठीक। तो आप कहोगे 931 MeV, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर वो आपसे कहे एक AMU है ना, और उसके तुल्य ऊर्जा जो है, या आप कहो एनर्जी जो है, जो आइंस्टीन के रिलेशन से निकलेगी, वो जूल में कितनी है, ठीक। तो वो जो डाटा है जूल का, आप वो जूल का रख लोगे, ठीक। तो ये चार चीजें आएंगी हम लोगों के न्यूक्लियस में, ठीक है। अब इनके जब यूज होंगे आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, अब बात करो तीन चीजों की, है ना। तो देखो, एक को बोलते हैं हम आइसोटोप, क्या बोलते हैं, आइसोटोप। दूसरे की बात करो तो क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। और थर्ड की बात करो तो बोलते हैं आइसोटोन्स, ठीक। तो देखो, ये क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस है कि आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार्स क्या है और आइसोटोन्स क्या है। इनको हम बोलते हैं सम स्थानिक, क्या बोलते हैं, सम स्थानिक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सम भारिक, ठीक। और थर्ड वाले को हम क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक, ठीक। तो पहली चीज है समस्थानिक, 9th-10th में आपने सुना होगा। यहां पर उसी को देख लो। अगर आप एलिमेंट क्या लो, सेम, क्या लो, एलिमेंट सेम। तो अगर सेम एलिमेंट आप लो और उसमें ऐसा पाओ कि जो Z है वो क्या हो, सेम, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम, है ना। और जो मास नंबर है वो क्या हो, डिफरेंट, तो उसको हम बोलेंगे क्या, आइसोटोप्स या समस्थानिक, ठीक है। परमाणु क्रमांक सेम हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो एक ही एलिमेंट के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समस्थानिक। जैसे मैंने आपसे कहा 1H1, इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोटियम, ठीक।
1H2, इसको क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम, ठीक। और ये है 1H3, इसको क्या बोलते हैं हम? ट्राइटियम। क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। तो देखो हाइड्रोजन के ही हैं ये, समस्थानिक होंगे क्योंकि देखो क्रमांक सेम है, लेकिन जो मास नंबर है वो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो अगर वो कहे कि प्रोटियम और ड्यूटीरियम क्या है, तो समस्थानिक, ठीक। अब देखो एक बार आपके जेई में ये क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री में कि हाइड्रोजन का वो कौन सा ऐसा आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव है, पहला। और दूसरा, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, ठीक। तो देखो एक्चुअली में ये तो पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, लेकिन ये पाया नहीं जाता, ठीक है। तो यही है क्या? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। और अनस्टेबल की वजह से ही ये रेज निकालता है अपने को स्टेबल करने के लिए। और वो जो रेज होती हैं वो कौन सी होती हैं? अल्फा, बीटा और गामा। आगे हम रेडियो एक्टिविटी में ये देखेंगे। अच्छा, अगर हाइड्रोजन को आप हटा दो तो क्लोरीन आपने सुना है 17, ये क्या है? 35, और ये 17, और ये क्या है? 37, ठीक है। तो ये भी क्या है? आइसोटोप। क्या है? आइसोटोप, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे की बात करो, आइसोबार, ठीक है। किसकी बात करो? आइसोबार। तो भाई आइसोबार क्या है? तो आप कहोगे डिफरेंट होंगे इसमें क्या? एलिमेंट। मतलब विभिन्न आप जब एलिमेंट लो, है ना, और उनको ध्यान से देखो और वहां पर आपको मास नंबर सेम मिले, क्या मिले? मास नंबर सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग, तो उस टाइप की कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियस क्या कहलाएगी? आइसोबार, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा 2He3, ठीक है। और देखो यही जो मैंने बताया 1H3, तो देखो यहाँ हीलियम है और यहाँ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन पर यहाँ कितना है? 3, और हीलियम पर भी यहाँ कितना है? 3। तो देखो मास नंबर क्या है? सेम, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है? चेंज। तो ये किस कैटेगरी को शो करेंगे? आइसो बार, ठीक है। आइसोटोप, आइसोबार, ठीक है। अच्छा, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे ये है 6C14, है ना, और 8O14, ठीक है। ये भी उदाहरण है, ठीक। तो डिफरेंट जब भी एलिमेंट होंगे उनके मास नंबर सेम होंगे, तो वो जिस कैटेगरी में जाएंगे वो आइसोबार होगा। एग्री? अच्छा, अब थर्ड वाले की बात करो, तो थर्ड वाला क्या है? सम न्यूट्रॉनिक। क्या है? सम न्यूट्रॉनिक। तो देखो सम न्यूट्रॉनिक में जो न्यूट्रॉन है, क्या है? न्यूट्रॉन, वो क्या होंगे? सेम। अब आप कहोगे जैसे मैंने ये एक्स लिया, ये जेड लिया और ये ए लिया, तो ये जो जेड है यही दिखाता है किसको? प्रोटॉन को। और सामान्य कंडीशन में यही किसको दिखाता है? इलेक्ट्रॉन को। क्योंकि सामान्य अवस्था में हम्म, कि आवेशहीन होता है ना, मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, ये किसको दिखाता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को दिखाती। तो बताओ अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालने हो तो आप एक काम करो, मास नंबर में से z को घटा दो, यही क्या देगा मुझे? न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स, ठीक। अब देखो मैं यहां पर एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ठीक, और उसमें से आपको बताना है कि कौन क्या है, ठीक है। जैसे देखो 1H3,
He3, ठीक। फिर 2He4, ठीक है। और 6C12, ठीक। फिर है 6C13, 6C14, फिर है आपका 7 नाइट्रोजन 14, 8 ऑक्सीजन 16। नेक्स्ट है आपका सोडियम मैग्नीशियम फास्फोरस, सोडियम मैग्नीशियम फास्फोरस। फिर है आपका फिर फास्फोरस, फिर है क्रिप्टॉन, और लास्ट में है आपका कैल्शियम, ठीक। इसका तो पता है 11 23 है, मैग्नीशियम पता है 12 और 20 है, ठीक है ना। 12 यहाँ 24 कर दिया इन्होंने, कितना लिया 24। और फास्फोरस 15 30, 15 30, 15 31, और क्रिप्टॉन ये लिया है 19 40, 19 40, और कैल्शियम 20, और यहाँ पर 40, ठीक। आपसे वो पूछ रहा है वही समस्थानिक, आइसोटोप्स, आइसो बार्स और आइसोटोन्स, ठीक। छांटो, ठीक। तो आइसोटोप में क्या था, सेम एलिमेंट में एटॉमिक नंबर सेम हो। आइसोबार में क्या बताया था, डिफरेंट एलिमेंट हो लेकिन मास नंबर सेम हो। और आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको पता लगाने थे, ठीक। अच्छा, देखो यहां पर 1 है, और देखो यहां कहीं 1 है, 1 है, कहीं नहीं है ना। तो बताओ, अभी हम इसको किसी के साथ भी आइसोटोप की कैटेगरी में नहीं रख सकते, ठीक है। अच्छा, अब बताओ, देखो यहाँ 2He3 था, यहाँ 2He4 था, और बताओ यहाँ कहीं पर भी क्या 2 है, नहीं है। तो मुझे बताओ 2He4, 2He4 और 2He3, ये क्या है, यही आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप। अच्छा, और आगे बढ़ो तो देखो इसको और इसको हमने डिस्कस कर लिया। यहां देखो तो ये 6C13, 6C14, 6C14, 12 13 14, प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्राइटियम की ही जैसे यहां पर एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। तो इस वजह से ये भी क्या हुए, आइसोटोप। मैं सीधा लिख रहा हूं, या आप समझ लो 1 2 और 3, ठीक है, ये क्या हो गए, आइसोटोप, है ना। चलो, अब बताओ 7, कहीं दिख रहा है 7, इससे संबंधित कोई भी आइसोटोप नहीं है, ठीक है। अच्छा बताओ 8, यहां 8 है, और कहीं पर भी 8 है, तो बताओ ये भी नहीं है किसी भी सेम एलिमेंट के साथ समस्थानिक में। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये 11, देखो जरा जल्दी समझ लो, देखो ये भी क्या है, आइसोटोप। अच्छा, अब 19 है, कहीं 19 है, नहीं है। 20 है, कहीं 20 है, नहीं। तो आइसोटोप की कैटेगरी तो गई, ठीक। अच्छा, आप बताओ, आप वेट देखो तो देखो 23 24 30 31 40 40 14 और 16, तो कहीं पर भी देखो वेट सेम नहीं है, एक्सेप्ट ये एलिमेंट अलग अलग है ना, और जो वेट है वो सेम है। तो ये क्या हो गए आपके आइसोबार, मतलब क्रिप्टॉन और कैल्शियम, ये कैसे हैं, आइसोबार की कैटेगरी में, ठीक है। अच्छा, लो इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया, ठीक है। अच्छा, आप बताओ देखो यहां पर 23 में से 11 घटाओगे कितना आएगा, 12। तो यहां पर जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, वो कितने आएंगे, आप कहोगे 12। और अगर यहां घटाओ
तो 24 में से 12 को घटाओ तो भी न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 12। तो जो आइसोटोन्स हैं वो क्या है? सोडियम और मैग्नीशियम। ठीक है, तो सोडियम और मैग्नीशियम ये क्या हो गए आपके? आइसोटोन्स। ठीक है, एग्री, कोई दिक्कत नहीं। बाकी देखो और कुछ बचा? सारे के सारे हो गए? ठीक, अच्छा इधर देख लो। ये देखो 7 आया और ये देखो 8 आया। क्या ये आइसोटोप है? क्या ये आइसो बार हैं? और ये क्या आइसोटोन्स हैं? नहीं है। ठीक, तो देखो ये जो थे जिन पे मैंने गोला किया वो किस कैटेगरी में थे? आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स। ठीक है, आप चीजें जानने लगे। चलो अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं आइसोटोप्स, ठीक, तो इनके फीचर क्या क्या हैं? आप कहोगे सबसे पहली बात कि जो आप पीरियोडिक टेबल लोगे ना, उस पीरियोडिक टेबल में ये सेम स्थान पर होंगे क्योंकि इनमें Z क्या है? सेम। ठीक, और अगर Z सेम है तो दूसरी इनकी एक क्वालिटी होगी जिसको बोलेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब इनके जो रासायनिक गुण हैं वो भी क्या होंगे? सेम। ठीक, लेकिन इनके जो फिजिकल फीचर हैं या जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगे? चेंज। इसी वजह से अगर हमको किसी भी समस्थानिक को सेग्रेगेट करना है, अलग अलग करना है, तो किसी भी केमिकल मेथड से हम अलग नहीं कर पाते। हम किस मेथड से अलग करेंगे? फिजिकल मेथड से। ठीक है, चलो ये बात आई। उसके बाद फोर्थ जो फीचर है, फीचर तो बहुत सारे हैं, फीचर तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों के एग्जाम पर्सपेक्टिव से यूज हो रहे हैं वो देखो ये 3 हैं और एक आध और इसमें है। अच्छा, मैं वो है हम्म देखो क्या है कि जैसे आपने नाम सुना होगा ये क्लोरीन, है ना? 17, 35, और ये क्लोरीन और 17 और ये 37, है ना? है ना? तो देखो कभी भी आपने सुना होगा कि क्लोरीन का जो मैं यहाँ पर मास नंबर लेता हूँ या एटॉमिक वेट आप समझ लो अभी के लिए, तो वो कितना लेता हूँ? 35.5। मतलब जहां पर भी फ्रैक्शनल वाली चीज होगी, किस में? किस में? क्या है ये? मास नंबर या एटॉमिक वेट अभी के लिए। ठीक, तो जब भी फ्रैक्शन होगा आप समझ जाओगे तुरंत कि वो क्या होंगे? समस्थानिक के तौर पर होंगे। किसके तौर पर होंगे? समस्थानिक। और इनका जो है ना, इनका और इनका आप एवरेज लोगे और एवरेज के थ्रू आप ये क्या निकालोगे? मास नंबर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अभी देखो जैसे एक क्वेश्चन हम लेंगे आपके नीट में आया हुआ है, उसमें बिल्कुल यही चीज ली गई है ना? जैसे वो आपसे कहेगा कि जो निकाला जाता है मास वो आता है मान लो 10.81, तो आप क्या लोगे? N1 W1, N2 W2 और N1 प्लस N2। जैसे आपको पता है गोल्ड जो है ना, गोल्ड, उसके 32 आइसोटोप्स मिलते हैं। अब पता चला कोई ज़्यादा मिल रहा और कोई कम मिल रहा, तब जैसे आपने पढ़ा होगा यूरेनियम है तो 92 यूरेनियम 235 भी होता और 92 यूरेनियम 238 भी होता। अब इफेक्टिव के तौर पर हमको जो चाहिए है, जिससे ज़्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए, वो क्या मिलता है? कम। और जो कम एनर्जी देता है वो क्या मिलता है? ज़्यादा। तो फिर हम एक्सट्रैक्शन करेंगे और एक्सट्रैक्शन के थ्रू हम ऐसे जहाँ जगह पे मतलब ऐसे फॉर्म में चेंज करेंगे जहाँ पर मुझे एनर्जी क्या मिल जाए? ज़्यादा। ठीक है, चलो, तो इसकी प्रॉपर्टी ये हुई। अच्छा, अब जो आइसो बार की प्रॉपर्टी है ना,
एक आध और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, वही सेम एलिमेंट है ना, सेम एलिमेंट के लिए ही क्या निकालते हैं, आइसोटोप। ठीक, तो यहां हुआ आइसोटोप। अब बात कर लो आइसोबार की, एक मिनट रुकना। हाँ, तो ये आइसोटोप की प्रॉपर्टी हो गई थी ना। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी, हम आइसोबार, आइसोबार। ठीक है, तो इनकी भी प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, या फोर्थ। ठीक, तो इनकी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, हम्म, क्या है, वही एलिमेंट क्या होंगे, अलग अलग। एलिमेंट जो है वो क्या होंगे, डिफरेंट। मतलब डिफरेंट एलिमेंट के लिए ही, डिफरेंट एलिमेंट के लिए ही हम लोग क्या लेंगे, आइसो बार। ठीक है, अच्छा। अब ध्यान से आप समझ के ये बताओ, एक स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं, हमेशा हमेशा जो, जैसे ले लो आप, जरूरी है, क्या ये जरूरी है कि न्यूट्रॉन अवेलेबल हो, किसी एटम में न्यूट्रॉन अवेलेबल हो, क्या ये जरूरी है। तो आप कहोगे देखो ये है 1H1, तो बताओ यहां पर प्रोटॉन कितने हैं, और बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक। और बताओ यहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वही तो दिखाता है ये, और जितने प्रोटॉन है वो यहां रखोगे तो यहां जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे, 0। ठीक, ठीक है, अच्छा। तो जैसे मैंने लिया 1H1, मैंने लिया 1H2, और मैंने लिया 1H3, ये तीन यदि लिए तो इसमें तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0। ठीक है, एक क्वेश्चन था बहुत बढ़िया। चलो यहां इसको अभी रोको, ठीक। चलो, चलो, तो प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चंस जब आएंगे तब हम इनकी प्रॉपर्टीज को और आराम से देख लेंगे। ठीक है, डेफिनेशन आपको पता हो गई, कैसे इंटरप्रेट करते हैं या इनके बारे में बताते हैं वो हो गया। ठीक है, अब जो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, कि जैसे गोल्ड है ना, उसके तो 32 है, या यूरेनियम है तो उसके 235 और 238, वो भी मान लो दो हैं, या क्लोरीन है तो 1735 और 1737, इस टाइप का मिलता है। तो मैंने जो आपको बताया है कि अगर दो मिलें और उनका आप एवरेज एवरेज कुछ लो तो कैसे निकालते हैं, ठीक, तो पहले आप उसको देख लो। ठीक, नहीं तो वो चीजें निकल जाएंगी। हम्म, ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन था, बेसिक समस्थानिक की प्रॉपर्टी से ही है ये क्वेश्चन। ठीक, आपको बताना था बोरोन के पास 2 आइसोटोप्स हैं, पहला है 5 10, मतलब देखो ये और ये, देखो सेम है ना, और जो ये है और ये जो मास नंबर चेंज है, तो डेफिनेटली ये क्या है, आइसोटोप। अच्छा, यदि एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन कितना है, 10.81, देखो ना यहाँ 10 लिया ना यहाँ 11 लिया, कितना लिया है, 10.81 लिया ना। अच्छा, तो कह रहा है द रेशियो ऑफ 5B10 और 5B11 जो नेचर में है वो क्या होगा। बोरोन के दो समस्थानिक हैं, ये और ये। यदि बोरोन का परमाणु भार 10.81 आता है तो जो नेचर में इनका जो रेशियो है, मतलब कुछ कम मिलेगा और कुछ ज़्यादा मिलेगा, तो उनका जो रेशियो है वो बताना। ठीक है, अच्छा।
अभी हाल मैंने आपको जो बताया वो क्या बताया, जो निकलता है वो ये निकलता है ना। ऐसे ही तो निकलता है ना। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, ठीक है, मुझे बताओ ये कितना है, 10.81। ठीक है। अच्छा, पहले का मास मैं कितना ले लूं, 10। कितना ले लूं, 10। और हम्म, और कितना ले लूं, चलो ये 10 ले लिया। और इधर कितना ले लूं, मान लो मैं ये चाहिए है ना, तो ये x ले लो। कोई भी चीज़ 100 मिलती है ना, तो इधर मैं 11 ले लूं और इधर मैं 100 - x ले लूं। ठीक। और m1 और m2 दोनों को अपन जोड़ लो, जोड़ लो, तो कितना आ जाएगा, हम्म, कितना आ जाएगा, इस टाइप से ही होगा। 10.81 ये हुआ, m1 m2 लो, 21 ले लो, चलो इसको। ठीक है, ठीक। या 1 मिनट होल्ड करो, 1 मिनट आप होल्ड करना, जरा मैं देख लो इसको। हाँ देखो, बोरॉन के जो दो समस्थानिक थे इस टाइप से था ना। तो देखो ये जो एवरेज वेट है ना, उसका जो फॉर्मूला है वो आता है N1 W1 और N2 W2, और नीचे क्या होता है, तो N1/N2 क्या होता है, N1/N2, N1 + N2। ये क्या निकलता है, एवरेज वेट, है ना। मैं इसको ऐसे लिख दूं, अच्छा, ठीक है। अब देखो वो एवरेज वेट जो है वो क्या कह रहा है, वो एवरेज वेट 10.81 ले रहा है, ले रहा ना। और देखो मुझे बताना है कि जो नंबर हैं जो पाए जाएंगे वो कितने होंगे। तो देखो N1 मुझे नहीं पता कितना, लेकिन W1 पहले का तो पता है कितना, 10। N2 मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरे का तो पता, 11। और इधर क्या लेते हैं, N1 + के N2। एग्री। अब देखो ये जोड़ भाग ही तो है, 10.81 N1, ठीक है, +10.81 N2 बराबर ये 10 N1 और ये 11 N2। यहाँ से इधर अगर शिफ्ट कर दो तो 0.81 N1 बराबर, ये उधर जाएगा 11 में से 0.81, तो 0.19 N2। इससे इसको हटाओ तो आप मुझे बताओ N1 और N2, 19 और कितना आ जाएगा, 81। बात समझ में आई। मतलब प्रकृति में यदि ये वाला आइसोटोप है, ये अगर 19 भाग मिलेगा तो ये बहुत ज़्यादा मिलेगा, कितना, 81, क्योंकि जो टोटल है वो कितना होता है, 100। बात समझ में आई। ये वाला फॉर्मूला देखो, कंफ्यूजन होता, जो फाइनली वेट जो मिलेगा वो W, साथ में क्या है, N1 W1 N2 W2 और नीचे N1 + N2। ठीक है, कर लोगे। बाकी परसेंटेज से भी आप देख सकते हो कि कोई भी चीज मिलती कितनी है, 100। कितनी मिलती है, 100। अगर मैंने पहले को x ले लिया तो दूसरे को मैं कितना ले लूंगा, 100 - x। जिस मेथड से मैं कर रहा था उससे भी करना, वही सेम चीज आएगी, है ना। बात समझ में आ रही। ठीक है, चलो ये अपना हो गया। अब देखो रेडियस और देखो, अल्फा कण पूछ रहा है वो हमसे। ठीक है, अल्फा कण में कितने होते हैं, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, हीलियम का नाभिक होता है ना अल्फा कण, होता। तो देखो नाभिक में एक्चुअली में होता क्या क्या है, तुम मुझे बताओ।
नाभिक में अगर हम देखें तो क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो होते हैं ना, होते हैं। तो अगर मैं इसको लिख दूं 2He4, ये तो हीलियम है, और अल्फा कण हीलियम का नाभिक है, मान लो है। तो आप मुझे बताओ, नाभिक में क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे? सोचो। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे? क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे? तो बताओ, ये और ये तो गलत हो जाएगा। और जितने प्रोटॉन, और देखो यहां से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे ना, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक, जरा चेक करना ये ऑप्शन सही है कि नहीं है। ठीक है, क्या दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन सही है, या इलेक्ट्रॉन भी आएंगे? ठीक है, चलो पहले हम रेडियस के ले लें। ओके, लो अच्छा, पहले इसमें सरल सरल क्वेश्चन ले लो, कुल आराम से बताओ। ठीक, कि सम न्यूट्रॉनिक कौन कौन है इसमें? न्यूट्रॉन गिनना है, गिन लो। चलो बताओ, ये गिनोगे, 4 में से 4 जीरो, 7 में से 3 गया 4, 40 आ गया, 40। और यहां देखो, एक में से एक गया जीरो, 7, लो ये भी। अच्छा इधर बताओ, ये कितना आ जाएगा? 50। ये कितना आ जाएगा? 52। हटाओ, ये कितना आ जाएगा? 4 में से 14 में से 8 गया 6, 7 में से 3 गया 4, 16 में से 8 गया ना, ये भी नहीं। और इधर गिन दो 20, और इधर गिन दो 16। ऑटोमेटिकली कौन सा सही हो गया? ये। ठीक, गिनने हैं आपने, बोर्ड में खूब गिने होंगे ये। ठीक है, हम्म। अच्छा ये बताओ, देखो जो मैं कह रहा था कि क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, जहां मैं प्रोटियम ले रहा था, तो वो कह रहा है एक नाभिक है, उसकी जो द्रव्यमान संख्या है, जो मास नंबर है, वो हमेशा परमाणु से, इसकी परमाणु संख्या से कम होगा। क्या कम आपने सुना है? कम आपने सुना है? अच्छा, इसकी परमाणु संख्या हमेशा अधिक होगी। भाई ये तो नॉर्मली सुना है, जैसे ये 17 ले लो, और ये क्लोरीन ले लो 35 ले लो। 17 क्लोरीन और ये 37, जनरली ज्यादा होता है। ठीक, अच्छा, कभी कभी इसी परमाणु संख्या के बराबर होता है। देखो प्रोटियम, तो देखो जो अल्टीमेटली निकला वो क्या निकला? इसकी परमाणु संख्या से कभी कम और कभी अधिक, कभी कम और कभी अधिक। देखो, देखो ऑलवेज गलत है। ठीक है, हमेशा कम, ठीक है, गलत है, क्योंकि ये है ना, दोनों सेम है। अच्छा, हमेशा अधिक, देखो ये भी गलत है। ठीक है, तो क्या जाएगा? कभी कभी इसी परमाणु संख्या के बराबर, कभी कभी तो सही है। ठीक है, और इसकी परमाणु संख्या से कभी कम और कभी अधिक। मास जो है वो कम नहीं हो सकता ना, जो ऊपर वाली ये जो चीज है, ये इससे क्या कम हो सकती है? तो नहीं हो सकती, या तो बराबर होगी या अधिक होगी। लेकिन इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है? कम। तो जो बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा? सी। ठीक है, हम्म, आओ किस पर? रेडियस पर। हम्म, और ध्यान से समझ लो, और बिल्कुल आराम से तसल्ली से आंसर दो। ठीक है, हम्म, वो कह रहा है एक न्यूक्लियस है, मास नंबर 189 है, रहने दो।
स्प्लिट हो जाता है दो अलग अलग नाभिकों में, टूट जाता है, ठीक। और उन नाभिकों में जो मास नंबर है वो 125 है और 64 है। वो कह रहा है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई रिस्पेक्टिवली, मतलब एक बड़ा पोर्शन था, ब्रेक हो गया, दो अलग अलग नाभिक में टूट गया, तो वो कह रहे हैं दोनों की जो रेडियस है उनका रेशियो बताओ। बताओ, बताना किन का है, डॉटर का, बड़े से दो अलग हो गए, तो बताओ। मैंने आपको बताया आर, आर नॉट ए की पावर 1/3, आर नॉट तो कांस्टेंट है, तो पहले की रेडियस में R1 लूं, दूसरे की R2 लूं, ऐसे लूं, A1, पहले का A1 कितना है 125, दूसरे का कितना है 64, 125 64 पावर 1/3। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, इससे इसको काट दूं, तो बताओ रेडियस का जो रेशियो है वो 5:4 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान। चलो, हम्म, ये भी बिल्कुल आसान सा है। एल्यूमिनियम के नाभिक की त्रिज्या, वो कह रहे हैं कितनी ले लो आप, RAL, तो TE 53,124 की त्रिज्या, मैंने सिखाया R एल्यूमिनियम और R टेल्यूरियम। सर केवल हम यहां पर ये लेते हैं मास नंबर, क्या लेते हैं, मास नंबर। तो पहले के लिए लिया 27, दूसरे के लिया 125, इस पे कितना किया 1/3, फिर से भाई 3 का क्यू, 5 का क्यू, बताओ 3 और रेशियो में 5। ठीक है, तो बताओ ये TE निकालना है ना, तो RAL और RTE, तो RTE 5/3 और RAL, ठीक है, 5/3 RAL, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फर्मी अर्मी में दिया, केवल कंपैरिजन कर देना R1 R2, बाकी वो वेट लिख लेना, यहाँ 27 है, यहाँ 64 है, ये 3 का क्यू है, ये 4 का क्यू है। ठीक है, हो जाएगा। हम्म, अब देखो ये क्वेश्चन बेस्ड है घनत्व पर, घनत्व यानी कि डेंसिटी पर। अच्छा बताओ, जब घनत्व हम निकाल रहे थे, उस घनत्व में क्या कोई भी चीज वेरिएबल वाली आ रही थी? जैसे आर में तो ए वेरिएबल था, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग ए होगा, और अलग अलग ए होगा तो त्रिज्या अलग अलग होगी। लेकिन हम जब घनत्व निकाल रहे थे, घनत्व निकाल रहे थे ना, ये तो द्रव्यमान और आयतन, और ये क्या ले रहे थे एम, क्या ले रहे थे ए, और 4/3 पाई R0 का क्यू और ए, इसको इससे हम काट रहे थे, तो 3m और 4πr0। ये पूरी की पूरी जो चीज थी वो क्या थी, कांस्टेंट। तो कभी भी रेशियो पूछे, हर एक एलिमेंट के न्यूक्लियस से जो रिलेटेड घनत्व है वो चेंज नहीं होता, वही 10⁻17। तो बताओ, यहां वो कुछ भी दे, द्रव्यमान, द्रव्यमान, क्या इस फॉर्मूले में द्रव्यमान संख्या आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा। तो जो घनत्व है उनका अनुपात कितना होगा, 1:1। कितना होगा, 1:1। ठीक है, ठीक, ये द्रव्यमान संख्या संख्या में है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन पे आओ, जो हमने आपको अभी AMU में समझाया था, समझाया था एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, उसी पर ये आधारित है। वो कह रहा है
वो कह रहा, क्या कह रहा देखो, यहां 14 ग्राम शुद्ध, क्या लो आप, 6C14, और वो कह रहा है उसमें आप बताओ क्या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और देखो यहां उन्होंने कंसीडर किया है अवोगाद्रो संख्या भी। ठीक है, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ, ध्यान से समझना। देखो अगर मैं यहां केवल ये लिख दूं, ठीक है, ठीक, आप तुरंत पता लगा लोगे। देखो सर ये है प्रोटॉन, कितने हैं, 6, कितने हैं, 6। सर इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6। और न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन कितने हैं, तो 16, 14 में से 6 घटाओ कितने हैं, 8। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इससे कोरिलेट किया करो, ये है ना 14, और यहां भी देखो कितना दिया है, 14। और ये जो है वो किससे रिलेट करता था, तो एन से। 1 ग्राम अणु में होते हैं ना, ग्राम अणु भार में कितने, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। ये हमने जनरल लिए, तो पूरे के लिए इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो 6.023 टू 10⁻23, और इसमें किसका गुणा कर देना, 6 का, लगभग 36 10⁻23। जितने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उतने ही क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन, है ना। और न्यूट्रॉन की बात करो, तो न्यूट्रॉन में भी वही, इसका गुणा किस में कर देना, 8 में। 8 छक्के के 48 के लगभग, और साथ में 10⁻23। बात समझ में आ रही, ठीक। अभी तो ये यहां पे उसने सीधा सीधा दिया, अब वो क्या करेगा, कंपाउंड दे देगा, जैसे वाटर दे देगा। जैसे देखो ये अगला जो क्वेश्चन है ना, वो वाटर का ही है, ठीक है। आंसर हम लिखे देते हैं, ठीक, और निकालना जरूरी है, ठीक। आंसर में आपका आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 पॉइंट, ठीक है। ठीक, और न्यूट्रॉन भी आ रहे हैं कितने, 5.35 इंटू 10⁻25। देखो करेंगे कैसे, समझो। उसने देखो जल लिया ना, जल यानी वाटर, ठीक। एक हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग देख लो, और देखो ये 8O16 देख लो, ठीक है। मुझे जो निकालना है वो है प्रोटॉन और वो है न्यूट्रॉन, ठीक। आ जाओ। यहां पर प्रोटॉन कितने हैं, 1, और यहां पर कितने हैं, 8, है ना। अब बताओ H2, तो देखो एक में अगर 1 है, तो H2 में कितने हो जाएंगे, 1+1 यानी 2, ठीक। और यहां देखो 8O16 है, यहां पर प्रोटॉन कितने हैं, 8, तो जो टोटल प्रोटॉन है वो कितने हो गए, 10। H2O में प्रोटॉन कितने हो गए, 10। अच्छा न्यूट्रॉन बताओ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 1 है और प्रोटॉन 1 है, तो ऑटोमेटिकली न्यूट्रॉन तो 0 होगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन भाई 0 हुआ, ऊपर के लिए 0 प्लस, इधर आओ, इधर, तो 16 में से 8 को हटा दो, तो कितना आ जाएगा, 8। इतना हुआ, एक मिल गया मुझे प्रोटॉन 10 और न्यूट्रॉन 8। चलो प्रोटॉन 10 और न्यूट्रॉन 8, प्रोटॉन आया आपका 10 और न्यूट्रॉन कितना आया, 8। कितना आया, 8। अब ध्यान से समझ लो, देखो 200 ग्राम जल कहा उसने,
अगर मैं केवल जल लेता तो तुम मुझे बताओ H2O, मैं वेट की बात करता ग्राम में, तो 2 × 1 प्लस के ऑक्सीजन 16 कितना आता? 18। ये 18 आता ना, ठीक है। कितना था? 18। चलो, तो बताओ 18 का जो वेट है, मतलब 18 ग्राम में जो परमाणु है वो कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। तो बताओ 1 ग्राम में कितने होते? भाई कुछ मत करो, अप्रोक्सीमेट में ऐसे लिख के और 18 से भाग दे दो। और मुझे कितने ग्राम वाटर चाहिए? 200 ग्राम। तो मैं यहाँ कितना लेता? लगभग 200। ठीक। अब देखो लगभग यदि मैं काटता तो ये 3 बार, और ये 2 तीछे 2 नाम 3 तिया 9। ठीक है, लगभग ले लो। 200/3, 3×18 है ना। कितना बचा? 3×18, लगभग ऐसा जाता। अब देखो इसका गुणा 66 10⁻23, इसका गुणा किस में कर देते? प्रोटॉन में। किस में? प्रोटॉन में। तो देखो 10 है ये, तो देखो 1 और 2 शिफ्ट होता ना, पावर 25 हो जाती। देखो वही लगभग लगभग कितना आ रहा? 6.69 इंटू 10⁻25। क्या है ये? प्रोटॉन। और बात करते किसकी? किसकी? न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन के लिए गुणा किसका कर देते हैं हम? 8 का। 8 का करते ना, तो 8 का गुणा जब करते तो लगभग आंसर कितना आता? अरे भाई 8×48 4, 8×48 4 52। 2 पे देखो शिफ्ट किया तो वो 2 पावर बढ़ गया। ठीक, तो ध्यान देना, सिंपल दिया रहे आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल लोगे, लेकिन जब एलिमेंट दिया हो वेट के फॉर्म में या कंपाउंड दिया हो वेट के फॉर्म में, तब आप चेंज करोगे। ठीक है, जैसे CH4 वो दिया है, CH4 मैथिन गैस है ना, तो वो दिया है, तब आप कैसे निकाल लोगे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। बेसिकली ये मूल कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन थे। ठीक, लेकिन चूंकि आपके प्रीवियस ईयर में आए थे इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक, ठीक है। बाकी न्यूक्लियाई में जो चीज़ें थी वो सारी हमारी डिस्कस हो गई। अच्छा ये देखो, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ठीक, ये इक्वेशंस या ये आप समीकरण लिख पाते हो? जैसे देखो उसने ये यहां पर ऐसा कुछ किया, ठीक, तो देख रहे हैं एक्स क्या है। देखो वो कह रहा है, हम्म, देखो एक रिएक्टेंट होता है ना और एक प्रोडक्ट होता है, तो ये है रिएक्टेंट और ये पूरा मिला के क्या है? प्रोडक्ट। तो देखो ये एक्स था, उसने 0N1 से रिएक्ट किया, तो जो मिला वो अल्फा कण मिला और साथ में 3Li7 मिला। ठीक, अब आपको जो इक्वेशन सॉल्व बताया है उसमें कहते हैं सबको आप समान ले लो जोड़ जाड़ के। तो देखो यहाँ 1 था, यहाँ 7 था, तो कितना यहाँ पे मैं ले लूँ? सॉरी, एक्स चाहिए ना, तो देखो अल्फा तो जानते हो ना 2, ये 4 होता ना, तो ये 7 और 4 11 गया ना, यहाँ केवल 1 था, तो पक्की बात है यहाँ कितना आएगा? 10।
और 3 और 2 5 गया, यहाँ कितना था 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। अब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो ये क्या हो जाएगा बोरॉन, क्या हो जाएगा बोरॉन, 5 और ये 10। ठीक है, चलो। हम्म, ठीक है। बाकी रेडियस में या एटॉमिक मास यूनिट में कंपैरिजन बेस्ड है। एक मैं और अच्छा क्वेश्चन लिए लेता हूँ। हम्म, वही सेम ही है। हम्म, या समझ लो, या नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। देखो, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक। आपको पता, अगर मान लो ये न्यूक्लियस है तो इसमें प्रोटॉन भी हैं और इसमें न्यूट्रॉन भी हैं। न्यूट्रॉन पे तो आवेश होता नहीं है, लेकिन प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव आवेश होता है। और पॉजिटिव आवेश होने की वजह से, गजब का डेंस होने की वजह से, क्या प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन नहीं होगा? और अगर प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन होगा, लेकिन नाभिक में तो सारे के सारे प्रोटॉन हैं और उनको निकालना मुश्किल है, तो उनको कोई ना कोई एक फोर्स होगा। जो दुनिया में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, वो कौन सा फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स। और वही न्यूक्लियर फोर्स इन प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपल्सन देने के बावजूद भी बांधे रखता है ना? तो इसी न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज। तो वो न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है? ठीक, तो आप कहोगे सबसे पहले ये कैसा है? आकर्षण। ठीक है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। आप कहोगे क्या ये चार्ज डिपेंडेंट है? चार्ज डिपेंडेंट ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद कैसा फोर्स है? आप कहोगे सर स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, फिर आप कहोगे क्या मास डिपेंडेंट है? मतलब क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स वाली चीज इसमें नहीं होती। ठीक है, तो नॉन ग्रेविटेशनल। ठीक। अच्छा, एक मेरे क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। जैसे मैंने ये न्यूट्रॉन था, इसको छोटा छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, तो खुला न्यूट्रॉन क्या एग्जिस्ट करेगा? खुला न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता, ये अनस्टेबल होता है। तो ये फर्दर किस में टूटेगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। लेकिन जब ये न्यूट्रॉन नाभिक में होता है तो क्या होता है? स्टेबल। उसका रीजन है कि एक कण है, आगे हम देखेंगे, मेसोन। हेनरी युकावा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो इन्होंने बताया कि ये जो न्यूट्रॉन है ये बाहर अनस्टेबल है, क्योंकि तुरंत ही ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में टूटेगा। लेकिन इन द इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस ये क्या हो जाता है? स्टेबल। क्या होता है? स्टेबल। तो अकेला एग्जिस्टेंस न्यूट्रॉन का संभव नहीं है। जब भी होगा वो किस में रहेगा? नाभिक में। ठीक है, तो आज जो चीजें हमने डिस्कस की वो बेसिक फंडामेंटल किसके? न्यूक्लियस के। किसके? न्यूक्लियस के। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी, है ना? और उस एनर्जी के लिए हम अनस्टेबिलिटी देखेंगे, स्टे कुछ एलिमेंट की, जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो 1.2, और मोटा मोटी हम कितना लेते हैं? ग्रेटर देन 1.5 रेडियो एक्टिव। ताकि एक चीज होती है, वो ये शो करेंगे कौन से तत्व या कौन से न्यूक्लियस जो अनस्टेबल है। ठीक, तो एक टॉपिक है अपना रेडियो एक्टिविटी, फिर आपका है न्यूक्लियर एनर्जी। क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक,
तो कल की क्लास में हम न्यूक्लियर एनर्जी पूरा देखेंगे, जिसमें भाई मास डिफेक्ट देखेंगे कि जो अलग अलग न्यूक्लियॉन है, न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, उनका जब तुम मास कंक्लूड करोगे या निकालोगे तो वो जो अलग अलग जो निकलता है मास उससे कम आता है। मतलब कुछ ना कुछ जो एनर्जी है वो इनको बांधने में खर्च होती है ना, उसको हम मास डिफेक्ट के रूप में लिखेंगे डेल्टा एम। यानी नाभिक का जो मास है वो न्यूक्लियॉन के मास से कम होता है, नाभिक का न्यूक्लियॉन से कम होता है, लेकिन होना तो नहीं चाहिए। तो वो कहाँ गया, वो उनको बांधने में खर्च हुआ। उसी बांधने को खर्च करने में जो एनर्जी है उसी के इक्विवेलेंट हम क्या निकालेंगे, मास डिफेक्ट, जो किससे निकलेगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर से। ठीक है, फिर अलग अलग हम नाभिकों के लिए अलग अलग प्रोसेस के थ्रू न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज रहने देते हैं इतना ही। जो टॉपिक था बिल्कुल आसान है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है ही नहीं, 10-15 क्वेश्चन है और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रेडियस, घनत्व, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल, इस पर आधारित है। ठीक है, आज ही इसको देख के और क्वेश्चंस को निपटा लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम कल की क्लास में। तो कल देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, ओके।